वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ हैं जो जून मंथ में हुई हैं, तो जिसमें आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ हैं क्योंकि आरबीआई का एग्जाम भी है। तो आप इन न्यूज़ को कर जाएं और साथ में कुछ फाइनेंशियल की फुल फॉर्म है जिनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और पीसीए क्या होता है और भी कुछ ऐसी फुल फॉर्म है जिनको यहाँ पर हम डिस्कशन करके जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। सबसे पहली जो आरबीआई की न्यूज़ है वो है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू से रिलेटेड। तो क्या हुआ कि आरबीआई की जो सेकेंड बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू जो है जो कि आपका 7 जून 2017 को आया, तो इसमें कुछ चेंजेज हुए, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या है कि जो ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई की, उसके द्वारा ये एक असेसमेंट होता है। तो उस असेसमेंट के क्या क्या कंक्लूजन, क्या रीजंस हैं वो आप नोट कर लें। सबसे पहले जो रेपो रेट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको जो अपडेटेड रेट है ओके उससे भी मैं यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको दे रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर है रेपो रेट जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और वो कितनी है 6.25%। साथ में अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वो है आपकी 6%। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि चेंजेस कहाँ पर हुए हैं। चेंजेस हुए हैं कि एसएलआर को 50 बेसिस पॉइंट पर रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो एसएलआर 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि देखो 50 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.5% जो है ये रिडक्शन करना। देखो 100 बेसिस पॉइंट जो होते हैं वो आपका पूरा का पूरा 1% के बराबर होता है। तो पहले ये 20.5 था, अब इसको 50 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया गया तो नया डेटा कितना है, अब ये 20% पर क्या हो गया है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि एसएलआर में क्या चेंजेस हुए। तो एसएलआर अब 20% हो गया है। ये सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ, उसमें ये अपडेट्स हुए। इसके साथ में 3 पॉइंट और भी जरूरी है, उनको भी आप देख लें। आरबीआई ने क्या किया कि जो इन्फ्लेशन है उसने बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 3.5% की रेंज में रहेगा पहले हाफ में 2017-18 फिस्कल ईयर के लिए। और उन्होंने कहा कि जो सेकेंड हाफ होगा 2017-18 फिस्कल ईयर के लिए तो उसमें 3.5 से 4.5% के बीच में इन्फ्लेशन, महंगाई वो वेरी करेगी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और बन जाता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया इसमें आरबीआई ने क्या किया कि कट डाउन कर दिया जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है जीडीपी रेट उसको 7.3% पर। पहले वो 7.4% था लेकिन अब कितना कर दिया है 7.3%। तो ये अपडेटेड डेटा है, आप इसको नोट कर लें क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों बन जाते हैं। एक और न्यूज़ है वो भी आरबीआई से रिलेटेड है। इसमें कहा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है ये मनाया। तो ये 5 जून से लेकर 9 जून के बीच में इन्होंने डिक्लेयर किया। अब ये है क्या, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। इसका मतलब क्या है, वित्तीय साक्षरता का एक पूरा वीक मनाया गया जिसमें दोस्तों फाइनेंशियल जो नॉलेज होगी वो बैंक को प्रोवाइड की जाएगी और बैंक उसके पोस्टर्स, बैनर को अपनी ब्रांचेस में लगाएंगे और जो कस्टमर्स होंगे उनको उन चीज़ों से बताएंगे। जो भी बैंक की वेबसाइट होगी उस पर प्रॉपर एक ब्रोशर काइंड ऑफ लग जाएगा। ये आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में बताया कि हम 5 जून से लेकर 9 जून के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मना रहे हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि ड्यूरेशन क्या था। ओके तो इसका जो मेन एम था वो क्या था कि इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल लिटरेसी का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये था कि जो ये पूरे भारत में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसको फोकस किया जाए, इस पर फोकस किया जाए, लोगों को इसके बारे में बताया जाए। तो आप डेट नोट कर ले, 5 से लेकर 9 जून के बीच में ये हुआ। ओके इस वीक में 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, वो 4 चीज़ों के नाम भी जरूरी है। एक है KYC, नो योर कस्टमर। इसमें लोगों को इसके बारे में बताना। आप देखते हैं कि बैंक में लोगों का अकाउंट होता है तो बहुत सारे लोगों का KYC अपडेट नहीं होता है, उनके कारण उनकी सर्विसेज स्टॉप कर दी जाती हैं। तो वो लोग ब्रांच में आते हैं, अपनी KYC को जमा करते हैं, नो योर कस्टमर। तो उसके बाद में फिर उनको फिर से अपने परमिशंस मिल जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि 4 बेसिक थीम थी, वो क्या थी, नो योर कस्टमर,
जिसको हम कहते हैं KYC, एक था एक्सरसाइजिंग क्रेडिट डिसिप्लिन, ओके ये था, दूसरा था ग्रीवियंस रेड क्रॉस, और एक था गोइंग डिजिटल। तो ये 4 मेन एजेंडा थे इस वीक के, तो आप इनको भी यहाँ पर नोट कर लें। एक और दोस्तों RBI की स्कीम है, इसमें क्या है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में बनने की उम्मीद है इस क्वेश्चन की। इसमें क्या है कि RBI ने अपनी बैंकिंग अम्बर्ट्समैन स्कीम जो है इसमें चेंजेस कर दिए। मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, बैंकिंग अम्बर्ट्समैन स्कीम क्या होता है। देखो, अम्बर्ट्समैन का हिंदी में मतलब होता है लोकपाल। तो अगर हम दोस्तों इसको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझे, तो आप देखते हैं कोई एक स्टेट है, तो वहां पर एक लोकपाल होता है, एक एम्बर्ट्समैन होता है। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है, या फिर उसके जो भी और अदर मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो उनकी जो जांच पड़ताल होगी, अगर वो कोई करप्शन भ्रष्टाचार करते हैं तो कौन करता है, अम्बड्समैन करता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी पुलिस वगैरह होते हैं तो वो तो उनके अंडर में होते हैं, तो वो उनके खिलाफ जांच नहीं कर सकते। तो अम्बड्समैन जो होता है वो दोस्तों लोकपाल, जिसको हम कहते हैं, स्टेट का एक लोकपाल होता है जो इनके ऊपर अपनी पकड़ को बना के रखता है। उसी तरीके से बैंक में जो बैंक के अधिकारी हैं, जो बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक के बाबू हैं, वो अपने जो कस्टमर्स हैं, अगर उनकी समस्याएं निर्धारित समय पर नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो उसके लिए कस्टमर जो है वो बैंकिंग अम्बड्समैन, बैंक लोकपाल के पास जा सकता है। तो ये तो एक थोड़ा सा ब्लूप्रिंट हुआ। अब इसमें कुछ चेंजेस क्या हुए हैं, आप देख रहे हैं जब से ये बैंक का इंश्योरेंस आया है, तो इसमें क्या है कि बैंक क्या कर रही है, सेलिंग कर रही है और इंश्योरेंस की अपनी ब्रांचेस के थ्रू कस्टमर्स को। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या करे, ओके ये प्रॉब्लम है। तो RBI ने क्या कहा है कि अब उसने अमेंडमेंट कर दिया है, अब बैंक जो है वो पेनलाइज्ड हो सकते हैं फॉर मिस सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स बाया मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो इसके लिए अब उन्होंने RBI ने बैंकिंग अम्बड्समैन स्कीम में कुछ चेंजेस किए हैं, ओके। एक सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि पहले बैंकिंग अम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत जो मैक्सिमम कंपनसेशन था, ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं, जो मैक्सिमम कंपनसेशन है जो कि बैंकिंग अम्बड्समैन देता है, वो अब कितना कर दिया है, अब कर दिया है 20 लाख का, मतलब कि 2 मिलियन रुपीस का, ठीक है, ये चीज नोट कर ले। और पहले ये डेटा कितना था, 1 मिलियन रुपी था, मतलब कि पहले 10 लाख का मैक्सिमम कंपनसेशन मिलता था, अब कितना मिलेगा, अब मिलेगा 20 लाख का। यहां से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि एज पर द अमेंडमेंट मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया to the banking ombudsman scheme 2006 with respect from जुलाई 1 2017, तो मैक्सिमम जो कंपनसेशन है वो कितना कर दिया है, 20 लाख, पहले था 10 लाख, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर नोट कर ले। एक दोस्तों और पॉइंट है, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। इसमें कहा गया है RBI ने एक ओवरसाइट कमेटी जो है इसका गठन किया, और इसमें क्या है कि 3 और नए मेंबर्स को ऐड कर लिया। तो आप ये देख लें कि ओवरसाइट कमेटी जो है वो क्यों बनाई गई, ओके, और इसके चेयरमैन कौन होंगे। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो पहले आप नोट कर लें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ओवरसाइट कमेटी है इसमें 3 और मेंबर्स ऐड किए हैं। बेसिकली इस कमेटी का गठन जो है वो किया गया था टू एग्जामाइन द प्रोसेस टू रिजॉल्विंग माउंटिंग बैड लोन्स इन द बैंकिंग सेक्टर। तो जो बैंकिंग सेक्टर में बैड लोन्स की प्रॉब्लम है, बैड लोन्स का मतलब होता है NPA, ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उनसे निपटने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया, जो कि एक असेसमेंट करके अपनी रिपोर्ट दे सके। तो ओवरसाइट कमेटी में भी 3 और सदस्य जो है वो ऐड किए गए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस कमेटी की अध्यक्षता, इसकी चेयरमैनशिप किसके हाथों में है। तो आप ये नोट कर लें, अकॉर्डिंग टू द RBI फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रदीप कुमार विल हेड द नाउ रिकॉन्स्टिट्यूटेड 5 मेंबर पैनल। तो जो 5 सदस्यीय ये एक पैनल है, ओके, इसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, प्रदीप कुमार होंगे, चीफ विजिलेंस कमीशन, ये RBI में रह चुके हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। जो अदर मेंबर्स हैं उसमें SBI के पुराने जो फॉर्मर चेयरमैन हैं जानकी वल्लभ, उनको रखा गया है। कैनरा बैंक के चेयरमैन और MD फॉर्मर हैं, ये है MBN राव। ये नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने जरूरी की यहाँ पर जो मैंने आपको ये चेयरमैन बताया। 5 सदस्यीय समिति जो है उसमें मेंबर के नाम आप नोट कर लेते हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन चेयरमैन आपको पता होना जरूरी है। तो MBN राव हैं, और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ L&T फाइनेंस हैं बाईएम, ये हैं, और S रमन है, ये जो मेंबर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका और RBI से रिलेटेड यहाँ पर बनता है। इसमें क्या है कि RBI ने जो प्रॉम्प्टिव करेक्टिव एक्शन है PCA, इसकी फुल फॉर्म आपसे 2 बार एग्जाम में पीछे पूछी जा चुकी है कि इसमें C का मतलब क्या होता है,
या पी का मतलब क्या होता है, तो पीसीए इसकी फुल फॉर्म होती है प्रॉम्प्टिव करेक्टिव एक्शन। अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मैं भी इसका मतलब बताऊंगा कि बेसिकली होता क्या है। तो आरबीआई ने इनिशिएट किया है जो पीसीए है, किसके अगेंस्ट में, कौन सी बैंक है, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। क्योंकि उसका एनपीए लेवल काफ़ी ऊपर है तो इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, मतलब कि कुछ जो इसकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं इनको रोका जा सकता है कि नई ब्रांचेज ओपनिंग नहीं है, उसमें हैरिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, हैरिंग वगैरह नहीं होगी। तो ये 2-3 पॉइंट जो है ये आरबीआई ने इस पर अपनी जो है नकेल कसी है, क्योंकि इसका जो प्रॉम्प्टिव करेक्टिव एक्शन है वो आरबीआई के अकॉर्डिंग नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये होता क्या है। तो आप ये नोट कर लें कि ये किस पर लगाया है, कौन सी बैंक पर, ये लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर, जिसमें कि ये एक्शन लिया गया, ठीक है, क्योंकि इसमें हाई लेवल बैड लोन्स बहुत ज़्यादा है इस बैंक पर। ओके, ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि आरबीआई ने इनिशिएट किया है जिसमें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, यूको बैंक, देना बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक है। तो ये जो है 6 बैंक बन गया है जिसको पीसीए के अंतर्गत लाया गया। ओके, तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इसमें जब आरबीआई अपने अंडरटेकिंग इनको कर लेता है तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। द मूव बिल रिस्ट्रिक्ट द बैंक फ्रॉम अनाउंसिंग द डिविडेंड, ओपनिंग ब्रांचेस, हायरिंग एंड गिविंग लोन्स टू द कंपनीज रेटेड बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तो इनके ऊपर जो है आरबीआई अपनी पकड़ बना लेता है, ठीक है। इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस आरबीआई करता है कि बैंक जो है इन गतिविधियों को ना कर सके। अब हम जानते हैं कि जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये बेसिकली है क्या। देखो कि ये चीज़ इंश्योर की जाए कि बैंक जो है वो बर्स्ट में ना जाए। देखो बर्स्ट जो है एक फाइनेंशियल टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से रैपिडली डिक्रीज होती है तो वहाँ पर हम BUST बर्स्ट का यूज़ करते हैं। तो मतलब कि बैंक जो है इस स्टेज में ना आए, इसके लिए आरबीआई ने क्या है कि कुछ ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो सेट कर दिए हैं, जिसमें क्या है कि एसेस, मॉनिटर, कंट्रोल एंड टेक करेक्टिव एक्शन ऑन बैंक्स विच आर वीक एंड ट्रबल्ड। ऐसे बैंक जिन पर एनपीए बहुत ज़्यादा है, बैड लोन्स हैं, ओके, और उनकी माली हालत अच्छी नहीं है, तो आरबीआई उनको कंट्रोल में ले सकता है, उनके ऊपर कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस और मैकेनिज्म अंडर विच सच एक्शंस आर टेकन दैट इज नोन एज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिसमें मेजरमेंट क्या है, मॉनिटर, कंट्रोल, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें दी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि नई ब्रांचेज ओपनिंग नहीं हो सकती है या फिर हायरिंग नहीं हो सकती, तो 2-3 पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, एक चीज़ और दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, ये है एक्सिस बैंक। ये पहला जो है इसने क्या है कि एक प्रीपेड गिफ्ट कार्ड जो है इसको लॉन्च किया है, और ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें जो आसानी से रिसाइकल्ड हो सके उनको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। तो एक्सिस बैंक लिमिटेड ने कुछ गिफ्ट कार्ड, प्रीपेड गिफ्ट कार्ड जो है इनको इशू किया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया, इस उपलक्ष्य में तो बैंक का नाम नोट कर लें, ये है एक्सिस बैंक, और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इशू द बायोडिग्रेडेबल प्रीपेड गिफ्ट कार्ड, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल कार्ड्स हैं वो आसानी से रिसाइकल्ड हो सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर और है, ये है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है रिटेल मार्ट, कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें कि जो इंडियन ओवरसीज बैंक है IOB, इसने तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक अपना रिटेल मार्ट जो है वो लॉन्च किया। अब इस रिटेल मार्ट का यूज़ क्या है, मतलब क्या है, केरला में ये लॉन्च हुआ, ये चीज़ आप नोट कर लें। इसमें क्या होगा कि प्री रिलीज फॉर्मेलिटीज़ जो होंगी वो सारी यहाँ पर होंगी, और कस्टमर को लोन देने में आसानी होगी, और जो भी जो एक लोन देने की प्रक्रिया होती है उसका जो एक ड्यूरेशन टाइम होता है उसमें भारी मात्रा में कमी आएगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। ये रिटेल मार्ट जो है डिज़ाइन किया गया है विद एन एम टू कंप्लीट ऑल द प्री रिलीज फॉर्मेलिटीज़ at the customer's doorstep and sanction quality retail loans at a competitive rate of interest with a minimum turned around time। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, किस बैंक ने किया है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने। एक न्यूज़ यहाँ पर दोस्तों है, कैनरा बैंक और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके थ्रू इन दोनों के बीच में एक टाई अप है। तो क्या हुआ है कि कैनरा बैंक ने टाई अप किसके साथ किया है, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनीज के साथ में। अब इसमें क्या है कि जो पॉलिसीज़ होंगी वो कैनरा बैंक अपनी
ब्रांचेस के थ्रू सेल करेगा, ठीक है, टू सेल द पॉलिसीज थ्रू इट्स ब्रांचेस। तो ये है मुद्दा। अब इसमें क्या है कि एक चीज़ आप नोट कर लें, अब इसमें क्या होगा, जो पॉलिसीज होंगी उसमें मोटर, होम, हेल्थ, ट्रेवल, फायर, ठीक है, तो ये सब कैटेगरीज जो है शामिल की गई हैं। अब अगर बात की जाए कि द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, ये 100% गवर्नमेंट ऑन मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है दोस्तों मुंबई में। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक प्रश्न आपका और है यहाँ पर, ये क्या है, IRDAI, इसने क्या किया है कि जो सहारा लाइफ इंश्योरेंस है इसका मैनेजमेंट जो है वो, इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। और इसमें किसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी गई हैं, वो हैं RK शर्मा, ये जनरल मैनेजर हैं IRDA में। इनको अपॉइंट किया है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर विद इमीडिएट इफेक्ट टू मैनेज सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर है, वो ये है कि जो IRDAI मैंने बताया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके चेयरमैन कौन है, ये है TS विजयन। ये आप नोट कर लें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। और जो ये है पूरा सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, ये जो है सहारा परिवार ग्रुप के द्वारा चलता है। और उसके हेड कौन है, सुब्रता रॉय, जिनको जेल में भी दोस्तों जाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस का रुपए जो ये खा गए, ठीक है, तो उनका कोई डेटा नहीं था, तो इस वजह से ये जेल में भी काफ़ी टाइम रहे। तो ये चीज़ आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। एक पॉइंट आपका और है, इसमें क्या है कि IDBI बैंक जो है ये अकेली पब्लिक सेक्टर बैंक जो है जिसको हाई रेटिंग दी गई है फॉर कोड कंप्लायंस। अब ये किसके द्वारा दी गई है, ये आप नोट कर लें। देखो, BCSBI की पहले फुल फॉर्म आप नोट करो। BCSBI है क्या, ये है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा कोड कंप्लायंस रेटिंग दी जाती है, जिसमें कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर किस तरह से बैंक में मूव करता है, ओके, या फिर उसको क्या सर्विसेज दी जाती हैं, तो ये सारी जो है एक रेटिंग इनकी तैयार होती है, जिसमें केवल कोड कंप्लायंस रेटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 26 पब्लिक सेक्टर बैंक में से केवल एक बैंक है जिसका नाम क्या है, IDBI बैंक। अभी हम आपको बताएंगे कि कोड कंप्लायंस रेटिंग होती क्या है, इसको भी हम आपको जरूर बताएंगे। ओके, तो इसमें क्या है कि हाई रेटिंग किसको दी गई है, केवल 26 पब्लिक सेक्टर बैंक में से IDBI को दी गई है। और अगर बात की जाए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो उसमें 8 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिनको हाई रेटिंग दी गई है, जिसमें एक्सिस बैंक है, DCB बैंक है, HDFC, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, RBL और यस बैंक। अगर बात की जाए फॉरेन बैंक की, तो वो है सिटी बैंक, HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इनको हाई रेटिंग दी गई। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कोड कंप्लायंस रेटिंग जो है ये है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि BCSBI का जो कोड कंप्लायंस रेटिंग है वो क्या है कि BCSBI ने मॉनिटरिंग करने के लिए compliance with the codes of banks commitment to customers and banks commitment to micro and small enterprises। मतलब कि बैंक का कमिटमेंट जो कस्टमर्स के लिए है और बैंक का कमिटमेंट जो है MSMEs जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है, उसको प्रॉपर एक तरीके से रेट करने के लिए एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है। ओके, इसमें क्या होगा कि जो ये BCSBI इसके कुछ ऑफिशियल्स होंगे, वो क्या है कुछ सेलेक्टेड ब्रांचेस में विजिट करेंगे, ठीक है, और वहाँ पर पूरे के पूरे सिस्टम को वेरीफाई ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद में क्या है कि उसमें कुछ इनपुट्स होंगे जिसमें क्या है कस्टमर का फीडबैक जो है वो भी यूज़ किया जाएगा। तो ये जो रेटिंग है मे बी कंसीडर्ड एज अ इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कोड प्रोविजंस एट ग्रास रूट लेवल ऑफ अ बैंक। तो इस तरीके से पूरा रेटिंग सिस्टम जो है ये बनाया गया, जिसको BSBI कोड कंप्लायंस रेटिंग जो है ये दिया गया। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और भी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। CCI ने क्या किया है कि 87 करोड़ का फाइन लगाया है हुंडई मोटर इंडिया पर। इसमें क्या है एंटी कम्पिटिटिव कंडक्ट जो है इसका हवाला देते हुए। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसने हुंडई कंपनी के ऊपर 87 करोड़ रुपए का एक भारी जुर्माना लगाया। और ये जो हुंडई कंपनी है ये कोरियन कार मेकर कोरिया की कंपनी है। ओके, और इस पर जो जुर्माना क्यों लगाया, वो लगाया अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग डिस्काउंट फॉर कार्स, ये बताते हुए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था
जिस पर इसका वायलेशन हुआ, इस वजह से इन पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया। ओके, तो दोस्तों क्या है कि जो CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कार मेकर इम्पोज्ड अरेंजमेंट्स अपॉन इट्स डीलर्स दैट रिजल्टेड इन रिसेल प्राइसेस मेंटेनेंस। इसमें क्या है कि डील नॉट टू सेल अ प्रोडक्ट बिलो अ स्पेसिफाइड प्राइस, तो इसके ही जो है मद्देनजर इन पर ये जुर्माना लगाया गया। तो आपको इतना याद रखना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हुंडई के ऊपर 87 करोड़ का जुर्माना लगाया। वो किस लिए लगाया? अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग डिस्काउंट फॉर कार्स। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर और है, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है अपनी 2.5% 2.5% स्टेक जो है L&T में सेल कर रहा है, जिसके अंतर्गत क्या है 4200 करोड़ रुपए की जो राशि है वो गवर्नमेंट जुटाएगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। द गवर्नमेंट सोल्ड 2.5% ऑफ इट्स इक्विटी स्टेक इन इंजीनियरिंग मेजर लार्सन एंड टर्बो। L&T का मतलब होता है, L&T एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो। तो इसमें जो है जो उसका इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आर्म है, जिसको हम कहते हैं सूती, SUUTI, तो इसके थ्रू 4200 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट जुटा रहा है। तो पहले आप ये देख लें कि SUIITI इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये दोस्तों गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आर्म है, जिसका मतलब होता है स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये फुल फॉर्म आप नोट कर लें, क्योंकि फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है। तो आपको इतना याद रखना है कि गवर्नमेंट जो है L&T में 2.5% स्टेक सेल कर रहा है, जिसके थ्रू जो अमाउंट का एक्सेस होगा, मतलब कि इतना धन जुटाया जाएगा, वो है 4200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिलेंगे। एक क्वेश्चन और बनता है, EPFO और हुडको, इनके बीच में एक पैक्ट हुआ है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये हाउसिंग सब्सिडी अंडर PMAY। देखो PMAY क्या है? ये है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो EPFO क्या है? ये है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO। इसने एक MOU साइन किया है किसके साथ में? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम कहते हैं हुडको। ठीक है, टू एनेबल द मेंबर्स ऑफ इट्स हाउसिंग स्कीम टू अवेल सब्सिडी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि इस PMAY स्कीम के अंतर्गत होगी। तो एक पॉइंट और यहाँ पर है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है दोस्तों, ये हाउसिंग फॉर ऑल एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें 2022 तक सबको मकान प्रोवाइड किए जाएं। ओके, तो ये डेडलाइन भी आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक दोस्तों क्वेश्चन आपका और यहाँ पर बन जाता है, वो है EDB ने भारत के साथ में 275 मिलियन का डॉलर का एक लोन एग्रीमेंट जो है ये किया है, किसके लिए? स्मॉल टाउन को अपग्रेड करने के लिए मध्य प्रदेश में। तो आप यहाँ पर नोट करें कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका अमाउंट है 275 मिलियन डॉलर, और ये है EDB के साथ में, किसके लिए? प्रोवाइडिंग द अर्बन सर्विसेज इन 64 स्मॉल टाउन्स इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के लिए ये लोन अमाउंट है, जिसमें क्या है कि कुछ स्मॉल टाउन्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। ओके, और ये जो प्रोडक्ट है 10 साल तक चलेगा। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लें कि जो EDB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये फिलीपींस में है। ओके, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये है ताकीहाको नाकाओ। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट और भी ये बन जाते हैं। एक प्रश्न आपका ये बनता है कि वर्ल्ड बैंक ने 44 मिलियन डॉलर का एक जो है अमाउंट है, ये सैंक्शन किया है किसके लिए? ASPIRE, इसके लिए। तो देखो, असम स्टेट पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है, ये ASPIRE प्रोजेक्ट है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 44 मिलियन डॉलर का ये जो है अमाउंट सैंक्शन किया है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये जो अमाउंट है ये वर्ल्ड बैंक की ही एक जैसे क्या कहा जाए कि कहीं कहीं पर देखो वर्ल्ड बैंक लिखा हो या फिर IBRD लिखा हो, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो बात एक ही है। तो ये जो अमाउंट है ये IBRD के बिहाफ पर आ रहा है। ओके, ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। तो लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये बात एक ही है। ओके, तो यहाँ से ये सैंक्शन हुआ। एक पॉइंट और है यहाँ पर कि ये जो अमाउंट है ASPRI प्रोजेक्ट, ये है क्या? देखो, इस प्रोजेक्ट का मेन एम है कि इम्प्रूव करना प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन बजट एग्जीक्यूशन एंड इफिशियंसी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन असम। तो उसके लिए अमाउंट जो है सैंक्शन हुआ है। और अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? ये है US में,
वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और इसके प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक यहाँ पर आप और भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर कोई डाउट होता है तो जरूर पूछें, और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।